Hello friends, today I am discussing about the most important chapter of science class 10th from which minimum 2 say 4 questions are asked in every exam. So it is most important. So let's start without wasting of time. Chapter number is 1. Chapter name is chemical reaction and equation. यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। कोई फैक्ट्स जो होता है वह साइंस नहीं होता है। एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर, कोई डिक्शनरी जो होता है वो लिटरेचर नहीं होता है। ये किसका कहना है? मार्टिन एच फिशर का। सो नो लेट्स स्टार्ट। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन of daily life and think what happens when. First, milk is left at room temperature during summers. Next, an iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere. Next, grapes get fermented. Next, food is cooked. Next, food gets digested in our body. Next, we respire. इसके बारे में ये 6 क्वेश्चन है। इसके बारे में थिंक करने के लिए, सोचने के लिए बताया जा रहा है कि क्या होता है, व्हाट हैपेंस। नो वी विल डिस्कस अबाउट इट। इन ऑल द अबव सिचुएशन the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical change of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज वैसा चेंज होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस एक रूप से यदि दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया तो फिर उसको पहले रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि कोई भी सब्सटेंस है, यदि उसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो उसको फिजिकल चेंज ही कहेंगे। यदि उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है, यदि उसका मटेरियल सेम ही है तो उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। केमिकल चेंज वह चेंज होता है यदि कोई भी सब्सटेंस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया और फिर उसको जो दूसरा रूप में परिवर्तित हुआ है उसको पहला रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसको केमिकल चेंज कहते हैं। गॉट इट? जैसे रोटी का पकना ये केमिकल चेंज होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यदि हम आटा से रोटी बनाए हैं तो इसको हम फिजिकल चेंज में ही कंसीडर करेंगे। यदि पक जाएगा तो केमिकल चेंज में परिवर्तित हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। हाउ डू वी कम to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. Activities 1. Question. This activity needs the teacher is assistance. इस एक्टिविटी करने के लिए टीचर को एज असिस्टेंस हेल्प करने के लिए उसकी रहने की आवश्यकता ज़रूरत है। It would be better if students wear suitable eyeglass. यह स्टूडेंट के लिए बेटर होगा यदि वह सुटेबल आई ग्लास गोगल्स पहन के यदि यह रिएक्शन करेगा। गॉट इट? क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर। एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको क्लीन करना है बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर।
सैंड पेपर की सहायता से इसको रब करना है और क्लीन करना है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। इस मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, बर्न करना है विद पेयर ऑफ टंग्स, टंग्स की हेल्प से, चिमटा होता है, चिमटा से पकड़ के इसको बर्न करना है और स्पिरिट लैम्प की हेल्प लेके, और बर्नर एंड कलेक्ट द एश, इसके एश जो राख जो होंगे इसको कलेक्ट करना है, जो फॉर्म्ड होगा, जो निर्माण होगा, इन अ वॉच गिलास एज शोन इन फिगर, जैसा कि यहाँ पे वॉच गिलास में दिखाया गया है। इस वॉच गिलास में क्या करना है, इसके एश को राख को रखना है वॉच गिलास में। गॉट इट। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। ये मैग्नीशियम रिबन के जो एश हैं, राख हैं, इसको आँख से दूरी में रखना है, आँख से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट बताया जा रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो। यहाँ पे फिगर 1.1 आप देख सकते हो। बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच गिलास। इस वॉच गिलास में मैग्नीशियम रिबन को ये जो जलाया गया है, ये टंग्स के माध्यम से उसके ऐश को रखा गया है। ये वॉच गिलास है, ये वाइट वाला क्या है, वॉच गिलास है। ये जो बर्न हुआ है मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही इसको जलाया गया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये है बर्नर, ये स्पिरिट लैम्प है, इसके माध्यम से इसको जलाया गया, बर्न किया गया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये मैग्नीशियम रिबन जो जला है, बर्न हुआ है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये चमकीला व्हाइट मतलब उजले कलर के फ्लेम, रोशनी को प्रोड्यूस किया है। एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर, और उसके बाद ये ऐश के रूप में क्या प्राप्त हुआ है, व्हाइट पाउडर। द पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह जो पाउडर प्राप्त हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नीशियम रिबन क्या क्या इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, वो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, तो ये रिएक्शन कर गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, जो कि एस के रूप में है, राख के रूप में है। नो, here is activity 1.2 and activity 1.3. Take lead nitrate solution in a test tube, add potassium iodide solution to this. What do you observe? एक्टिविटी 1.2 में ये बोल रहा है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। एक्टिविटी 1.3 देखते हैं। Take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. Add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this figure 1.2. Caution: handle the acid with care. Okay, इसको जो हैंडल करना है प्रॉपर केयर से, ध्यान से। Do you observe anything happening around the zinc granules? Next, touch the conical flask or test tube
इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। कहते हैं कि ये कोनिकल ग्लास जो है, इसके कोनिकल फ्लास्क जो है और इसमें जो टेस्ट ट्यूब डाला गया है, इसके बॉटम पर्सन नीचे में इसको टच करने के लिए, टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, कोनिकल फ्लास्क को और टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, टच करना है। इज देयर एनी चेंज इट्स टेम्परेचर, क्या इसके टेम्परेचर में कुछ चेंजेज हुआ है, इस चीज़ को फील करना है। यहाँ फिगर 1.2 में बताया गया है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। ओके, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन whether a chemical reaction has taken place। यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हुआ है 1.1, 1.2 और 1.3, सभी में हम यह कह सकते हैं, हमने ऑब्जर्व किया कि सभी एक्टिविटीज में क्या हुआ है, फिजिकल से केमिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल फॉर्म में था वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसको हम फिर अपने असली रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। केमिकल चेंज क्या होता है, यदि कोई भी वस्तु, कोई भी सब्सटेंस यदि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसको पहला रूप में कन्वर्ट न कर पाएँ, तो उसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, एक गैस भी इवोल्यूशन हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। एज वी ऑब्जर्व the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. We will study about various types of chemical reaction। हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, and their symbolic representation, इसके क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल इक्वेशन। एक्टिविटीज 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया, जलाया गया, बर्न्ड इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, एयर में ऑक्सीजन की भी मात्रा है, तो ऑक्सीजन के साथ यदि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि बर्न हुआ, यदि कोई भी चीज़ जलता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है, यदि ऑक्सीजन कहीं पे नहीं है तो वो चीज़ बर्न नहीं होगा। तो इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्विट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। इसी चीज़ को यदि हम एक इक्वेशन में लिखते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, ऊपर जो रिएक्शन हुआ है उसको यदि हम वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्टेंट क्या हो गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स, द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन 1.1 में एज अ रिएक्टेंट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, और जो न्यू सब्सटेंस बना है वह क्या है, एज अ प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट। अ वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स
टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन दैम। यदि भी कोई भी रिएक्टेंट से यदि प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के तरफ हम एरो का साइन लगाते हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड LHS। जो भी रिएक्टेंट होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं विद अ प्लस साइन के साथ बिटवीन दैम। जो भी रिएक्टेंट होते हैं उसके बीच प्लस साइन लगा के रिएक्टेंट में प्लस साइन लगाते हैं और लेफ्ट साइड में रखते हैं रिएक्टेंट को। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड। उसी प्रकार प्रोडक्ट को क्या करते हैं राइट हैंड साइड में लिखते हैं विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम। यदि प्रोडक्ट में बहुत सारे सब्सटेंस है तो उसमें भी हम क्या लगाएंगे प्लस साइन लगाएंगे बिटवीन दैम, प्लस साइन बिटवीन दैम। ओके। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। जो एरो का हेड होगा वो पॉइंट करेगा टूवर्ड्स द प्रोडक्ट की ओर एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। गॉट इट? नो वी विल डिस्कस अबाउट राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? क्या कोई शॉर्ट वे है किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूलाज इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन and magnesium oxide, the word above equation can be written as Mg plus O2 gives MgO. Got it? Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow. फिर उसके बाद क्या करना है? काउंट करना है नंबर ऑफ एटम्स LHS और RHS में इक्वल है या नहीं, कंपेयर करना है। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड? यदि दोनों तरफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, यदि हर एक एलिमेंट का एटम इक्वल हो, सेम हो बोथ साइड। इफ़ यस, अगर हाँ, देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तब उसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशन बैलेंस्ड है। इफ़ नॉट, अगर नहीं, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। तब उसको हम क्या कहेंगे? यह इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, मतलब संतुलित नहीं है, असंतुलित है। बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि मास जो द्रव्यमान है बोथ साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वेशन में इक्विवेलेंट नहीं है, समान नहीं है। सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। यदि ऐसा सिचुएशन है तो इस तरह के रिएक्शन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air। यहाँ पे 1.2 जो इक्वेशन है ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि बोथ साइड जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके एटम जो है उसका मास जो है इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ मैग्नीशियम एक है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी एक है। लेकिन O2 की बात कहा जाए, ऑक्सीजन की बात कहा जाए तो रिएक्टेंट में 2 है लेकिन प्रोडक्ट में 1 ही है। तो यदि अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। नो वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में
पढ़ते हैं, जानते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। द्रव्यमान को न ही क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय मतलब खत्म किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट में जो मास होगा उसके रिएक्टेंट भी उतना ही होगा, उतना ही मास होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, तो दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। और दूसरी भाषा में हम यह कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स जो है, एटम्स की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होना चाहिए बिफोर और आफ्टर केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब रिएक्शन नहीं हुआ और जब रिएक्शन हो गया, दोनों परिस्थिति में इक्विवेलेंट होना चाहिए। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? जो अनबैलेंस्ड हो, तो उसको हम क्या करेंगे? बैलेंस्ड करेंगे। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड व्हाट? क्या इक्वेशन 1.2 जो है बैलेंस्ड है? लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। कैसे बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशन को, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 may be represented as, okay, zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate plus hydrogen, okay. The above word equation may be represented by the following chemical equation। जिंक का क्या होता है? Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। तो Zn प्लस H2SO4 ये क्या हो गया? LHS में, मतलब ये रिएक्टेंट हो गया। इसका प्रोडक्ट क्या हो गया? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन, ओके। लेट अस एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। अब एग्जामाइन करना है मतलब परीक्षण करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम की संख्या है, एलिमेंट है, वो बोथ साइड इक्वल है या नहीं। एलिमेंट यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिया गया है। एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट RHS। जिंक लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो 1 है और राइट में 1 है, मतलब जिंक इक्वल है। वहीं हाइड्रोजन की बात कहा जाए H की, तो LHS में 2 है, मतलब रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 ही है। और S सल्फर की बात की जाए तो LHS में रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 ही है, तो इक्विवेलेंट है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की बात की जाए तो रिएक्टेंट में 4 है और ओके ये प्रोडक्ट में भी 4 है, तो कहने का मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। गॉट इट? एज द नंबर ऑफ एटम्स of each element in the same on both side the arrow equation 1.3। यहाँ पे 1.3 में जो है both side रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स जो है each element in same both side एलिमेंट इक्वल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन।
1.4 Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. Got it? Step 1. To balance a chemical equation, first draw a box around each formula. Do not change anything inside the box while balancing the equation. सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था Fe प्लस H2O, इसका प्रोडक्ट था Fe3O4 प्लस H2, तो इसको क्या किए, बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। स्टेप 2. लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। फिर उसके बाद देखेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो है 1.5, उसमें नंबर ऑफ एटम, जो भी एलिमेंट है उसका कितने कितने नंबर में है उसको काउंट करेंगे कि रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट Fe, इसका रिएक्टेंट में कितना है, 1 है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है RHS में 3 है। और हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसके रिएक्टेंट 2 हैं और इसके प्रोडक्ट जो हैं 2 ही हैं। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो इसके रिएक्टेंट 1 हैं, प्रोडक्ट 4 हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, रिएक्टेंट भी 2 है, प्रोडक्ट भी 2 है, बट Fe और O, Fe 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 3 है, और ऑक्सीजन O जो है रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है। तो अब स्टेप 3 क्या करेंगे, इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इट मे बी a reactant or a product. In that compound, select the element which has the maximum number of atoms. Using these criteria, we select Fe3O4. इसमें देखेंगे कि इसके प्रोडक्ट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसका है। तो यहाँ पे देखते हैं कि Fe3O4 जो है इसको सेलेक्ट किए, एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, और ऑक्सीजन जो है इसमें 4 है, O4। देयर आर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, एटम्स ऑन द RHS मतलब प्रोडक्ट में, एंड ओनली 1 ऑन द LHS। वहीं रिएक्टेंट में Fe जो है 1 है। गॉट इट? और ऑक्सीजन जो है ये लेफ्ट में 1 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है। तो इसको बैलेंस्ड करना है, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स। क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है तो पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस्ड करेंगे। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स, इनिशियल 1 इन H2O, H2O में 1 है रिएक्टेंट में। गॉट इट? इन प्रोडक्ट 4 इन Fe3O4, यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। टू बैलेंस, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीजन में। और इन प्रोडक्ट इसमें 4 है ही। गॉट इट? फिर उसके बाद ये बैलेंस हो जाएगा। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स, इट मस्ट बी remembered that we cannot alter the formula of the compounds or elements involved in the reaction. For example, to balance oxygen atoms, we can put coefficient 4 as 4H2O and not H2O4. इसको जो है 4H2O मतलब 4 आगे में लिखना है। ऐसा नहीं करेंगे कि H2O4 कर देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी बातें। और H2O को 4 नीचे कर देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। गॉट इट? नो द पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, अब क्या हुआ, ये पार्शली थोड़ा सा बैलेंस्ड हुआ है यह इक्वेशन।
Fe प्लस 4H2O प्रोडक्ट Fe3O4 प्लस H2। ओके, स्टेप 4, Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अब जो है Fe और H मतलब लोहा आयरन और हाइड्रोजन अभी भी क्या हुआ, बैलेंस नहीं हुआ। पिक एनी ऑफ दिज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। अब इसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ H एटम्स मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 on RHS। ओके, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट इनिशियल 8 in 4H2O। ओके, इन प्रोडक्ट 2 in H2। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है 8 है, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। तो इसको क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। टू बैलेंस इन रिएक्टेंट में क्या करेंगे, 8 करेंगे और प्रोडक्ट में 2 into 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। गॉट इट। तो यहाँ पे 2 के जगह 4 कर दिया तो 2 गुनी 4 बराबर 8 और यहाँ पे 8 कर दिए तो ये बैलेंस्ड हो गया। द इक्वेशन वुड बी Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2 पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन का भी हो गया, ऑक्सीजन का भी हो गया, अब Fe को बैलेंस्ड करना है। स्टेप 5, एग्जामाइन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप थर्ड एलिमेंट which is not balanced. You find that only one element is left to be balanced, that is iron. Okay, atoms of iron in reactant in product initial 1 in Fe। रिएक्टेंट में Fe कितने हैं, कितना है, 1 है। 3 in Fe3O4 प्रोडक्ट में Fe3O4 में कितने हैं, 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रोडक्ट को एज इट इज रख देंगे। गॉट इट। टू इक्वलाइज Fe वी टेक 3 एटम्स ऑफ Fe ऑन द LHS। Fe को बैलेंस करने के लिए LHS में क्या किए, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, 3 Fe लिए हैं। गॉट इट। 3 Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2 reaction is this chemical equation 1.8. Step 6, finally to check the correctness of the balanced equation we count atoms of each element on both side of the equation। अब फाइनली क्या करेंगे, अब चेक कर लेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम की संख्या है वो बैलेंस्ड है या नहीं। तो 3 Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ पे 3 Fe रिएक्टेंट में है तो प्रोडक्ट में भी Fe3 है। गॉट इट। यहाँ पे 4H2 मतलब 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है तो इधर भी प्रोडक्ट में भी 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 4 है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी O4 है। तो यह बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। ओके, दिस इक्वेशन इज नो बैलेंस्ड। अब यह इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। इस तरह की जो मेथड है, इस तरह की जो प्रक्रिया है बैलेंस्ड करने की किसी भी केमिकल इक्वेशन को, उसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहेंगे।
Got it? As we make trial to balance the equation by using the smallest whole number coefficient. Got it? Step 7. Writing symbols of physical states. Carefully examine the above balanced equation 1.9. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? What? No information has been given in this equation about their physical states. To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formula. Okay. The gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactants and products are represented by the notation G, L, AQ एंड S. मतलब किसी भी जो केमिकल इक्वेशन होता है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो गैसेस रहते हैं, लिक्विड रहते हैं और एक्वस रहते हैं और सॉलिड रहते हैं, उसको एक स्पेशल नोटेशन दिया जाता है. गैसेस को स्मॉल g से, लिक्विड को L से, एक्वस को स्मॉल AQ से और सॉलिड को स्मॉल s से नोटेशन दिया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. द वर्ड एक्वस AQ इज रिटेन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर. एक्वस हम किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तब ही देंगे यदि उस सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट होगा, मतलब पानी रहेगा, उसमें ही हम एक्वस रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, किसी भी केमिकल इक्वेशन में. द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 बिकम्स 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस gives Fe3O4 solid plus 4H2 gas 1.10. Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. इस रिएक्शन में H2O इंडिकेट करता है सिंबल G कि वाटर जो है स्टीम के फॉर्म में है. वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. पानी जो है स्टीम के रूप में, वाष्प के रूप में प्रेजेंट है इस केमिकल इक्वेशन में. गॉट इट? यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस it is necessary to specify them. Okay. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, sometimes क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की कंडीशन में उसमें टेम्परेचर और प्रेशर और कैटलिस्ट का भी यूज करते हैं. तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं. जैसे यहाँ पे CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस 2H2 गैस गिव्स CH3OH लिक्विड. यहाँ पे 340 ATM लिया गया है. Got it? Next, 6CO2 aqueous plus 12H2O liquid in presence of sunlight chlorophyll gives C6H12O6 aqueous ग्लूकोज जिसको कहते हैं प्लस 6O2 aqueous प्लस 6H2O लिक्विड. इक्वेशन नंबर 1.12. यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है. इक्वेशन नंबर 1.12. यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर.
व्हाट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नो सम क्वेश्चन इज फर्स्ट, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर द burning in air. Next question, write the balanced equation for the following chemical reaction. First, hydrogen plus chlorine gives hydrogen chloride. Next, barium chloride plus aluminum sulfate gives barium sulfate plus aluminum chloride. Next question is, sodium plus water gives sodium hydroxide plus hydrogen. Next question is, write a balanced chemical equation with state symbol for the following reaction. Next question is, 1. Solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. Next, sodium hydroxide solution in water react with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water. Got it? Now we will discuss about types of chemical reaction. Okay, we have learnt in class 9th that during a chemical reaction of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. You will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4. Okay. Combination reaction activity 1.4. Take a small amount of calcium oxide or quicklime in a beaker. Slowly add water to this. Okay. Touch the beaker as shown in figure 1.3. Okay. Do you feel any change in temperature? कहता है कि यहाँ पे एक स्मॉल बीकर लीजिए आप, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड स्मॉल अमाउंट में डालिए या क्विक लाइम डालना है. स्लोली ऐड वाटर, उसमें स्लोली वाटर डालना है. टच द बीकर, ये बीकर को टच करना है जैसे कि ये फिगर 1.3 में दिखाया गया है. डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आप महसूस करते हैं इसके टेम्परेचर में कुछ बदला हुआ है बिफोर और आफ्टर. फिगर 1.3 फॉर्मेशन ऑफ सेलेक्ट लैम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर. यहाँ पे क्या हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन किया और सेलेक्ट लैम का फॉर्मेशन किया. ओके. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to produce select lime calcium hydroxide releasing a large amount of heat. जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से तो कैसे करता है, विग्रेसली रिएक्ट करता है और सेलेक्ट लैम का फॉर्मेशन करता है. सेलेक्ट लैम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके. और रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट भी प्रोड्यूस करता है. गॉट इट. CaO सॉलिड क्विक लाइम जिसको कहते हैं प्लस H2O लिक्विड गिव्स CaOH होल ट्वाइस एक्वस प्लस हीट. यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस जो है ये सेलेक्ट लाइम है, लेकिन CaO जो सॉलिड है उसे क्विक लैम कहेंगे. तो कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है. तो क्विक लैम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO. ओके, जो कि सॉलिड फॉर्म में है. वहीं सेलेक्ट लैम की फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, जो कि एक्वस फॉर्म में है. इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, इस रिएक्शन 1.13 में
कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर क्या हुआ, कंबाइन हुआ, जुड़ा है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोडक्ट बनाया है उसका क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें एक या एक से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड करता है, निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन 1.13 में हुआ है, CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड गिव्स CaOH होल ट्वाइस एक्वस। गॉट इट। यहाँ पे क्विक लाइम CaO जो है H2O से कंबाइन हुआ है और सेलेक्ट लाइम फॉर्म्ड किया है। यहाँ पे बताया है, डू यू नो अ सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। क्या आप जानते हैं सेलेक्ट लाइम जो प्रोड्यूस्ड हुआ है इक्वेशन 1.13 में रिएक्शन में, इसका उपयोग व्हाइट वॉशिंग वॉल में भी किया जाता है। आप यदि घर वेड़ा को व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं, घर के दीवार वेड़ा को, तो उसमें किसका यूज किया जाता है, सेलेक्ट लाइम का। क्या इसके बारे में आपको पता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, रिएक्ट करता है धीरे धीरे स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से, इन एयर जो एयर में प्रेजेंस रहता है, टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और एक पतला सा लेयर का निर्माण करता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है ऑन द वॉल्स, दीवार पे। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 डेज। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म्ड होता है आफ्टर 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन के बाद होता है, ऑफ व्हाइट वॉशिंग, जैसे ही व्हाइट वॉशिंग किया जाता है सेलेक्ट लाइम के द्वारा, सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम के द्वारा, तो उसके 2-3 दिन के बाद वह उसके ऊपर जब रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड से जो कि एयर में प्रेजेंस होता है, तो वह कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर वॉल पे आ जाते हैं, दीवार पे आ जाते हैं। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 डेज ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। तो फिर उसके बाद व्हाइट वॉशिंग जो है एक शाइनी, मतलब एक चमक देना शुरू हो जाता है। गॉट इट, दीवार। ओके, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज आल्सो CaCO3। आपको यह सुन के इंटरेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा, आप अच्छा महसूस करोगे कि मार्बल का भी फार्मूला जो होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वही होता है मार्बल का भी फार्मूला। गॉट इट। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन दिया हुआ है इसको आप देख सकते हैं, CaOH होल ट्वाइस एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिव्स प्रोडक्ट CaCO3 सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, प्लस H2O लिक्विड। ये CaOH होल ट्वाइस क्या है, ये सेलेक्ट लाइम है। ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि एयर में प्रेजेंट रहता है उससे रिएक्ट हुआ, कंबाइन हुआ, और ये क्या फॉर्म्ड किया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, जो कि शाइनी करने लगा 2 से 3 दिन के बाद दीवार। और CaCO3
यह जो फॉर्मूला है इसको हम मार्बल का भी फॉर्मूला कहते हैं, मतलब मार्बल का भी जो फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है। गॉट इट? होप आप समझ गए होंगे। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। ये बर्निंग ऑफ कोल जो हुआ है ये क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस प्लस O2 गैस, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनाया, तो दो रिएक्टेंट मिलके यदि एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि यदि दो और दो से अधिक सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड, कोई एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, कोई तत्व हो या यौगिक हो, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यदि कंबाइन करता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, द रिएक्शन आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एवॉल्व्ड। 1.4 एक्टिविटी में जैसा कि हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि लार्ज अमाउंट में क्या हुआ? हीट इवॉल्व्ड हुआ। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic chemical reaction। जिस किसी केमिकल रिएक्शन में यदि प्रोडक्ट में हीट रिलीज होगा, फॉर्मेशन होगा, तो हम इस तरह के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, जैसा कि एक्टिविटी 1.4 में हुआ। इसको फिर से आप एक बार पढ़ सकते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, रिएक्शन इन विच, जिस रिएक्शन में, इन विच हीट इज रिलीज, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा, एलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट की ओर, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ओके, अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। पहला, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का बर्न करना, जलना। CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O गैस। ओके, सेकेंड, डू यू नो दैट रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप जानते हैं रिस्पिरेशन जो होता है, श्वसन प्रक्रिया, यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिंदगी जीने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। यह एनर्जी कहाँ से मुझे प्राप्त होता है? जब हम फूड खाते हैं, फल लेते हैं, खाना खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन। डाइजेशन के समय में क्या होता है? फूड इज ब्रोकन डन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फूड जो है टूट के सिंपलर सब्सटेंस में, फूड सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे राइस, पोटैटोज और ब्रेड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डन
टू फॉर्म ग्लूकोज। यह कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन मतलब टूट के क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। यह ग्लूकोज जो है कंबाइन करता है विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो कोशिका होती है, सेल ऑफ आवर बॉडी, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। और क्या होता है, यह हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पिरेशन। इस तरह के जो रिएक्शन हुए हैं इसको हम क्या कहेंगे, रिस्पिरेशन कहेंगे, श्वसन कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। ओके, C6H12O6 एक्वस, जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, प्लस 6O2 एक्वस गिव्स 6CO2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड प्लस एनर्जी। C6H12O6 को क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। इसको ध्यान रखना है, कभी कभी ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। गॉट इट। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहता है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, जो भी वेजिटेबल मैटर है, साग सब्जी पदार्थ जो है, यदि ये डिकम्पोज होता है मतलब सड़ता है, गलता है, इनटू कंपोस्ट, कंपोस्ट बनता है खाद के रूप में, इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यह भी एक एग्जाम्पल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 where heat is given out along with the formation of single product. Okay, now we will discuss about decomposition reaction. कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है। गॉट इट। तो यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ओके, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। क्या करना है, नोट करना है। 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है और कॉपी पे नोट करना है इसके कलर को। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम। फिर उसके बाद क्या करना है, एक ट्यूब को बॉइलिंग करना है, बॉयल करना है, ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर। किसी बर्नर पे या स्पिरिट लैम्प पे ट्यूब को क्या करना है, हीट करना है। गॉट इट। जैसा कि यहाँ पे फिगर 1.4 में दिखाया गया है। ये टेस्ट ट्यूब है, ये बॉइलिंग हो रहा है, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल इसके अंदर है। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। अपने मुंह को टेस्ट ट्यूब के सामने नहीं रखना है, मतलब थोड़ा सा दूर रखना है, उसको टंग से, चिमटा से पकड़ना है। और अपने आसपास जो पड़ोसी है उसको भी थोड़ा सा, जो भी कोई व्यक्ति है, लैबमेट है, तो उसको दूर रखना है। वेप्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज। ओके, ये क्या है, बर्नर है। गॉट इट। नेक्स्ट, हैव यू नोटिस्ड दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज्ड। आप नोटिस करेंगे क्या फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का जो है कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, ग्रीन कलर चेंज हो जाता है। इसको क्या आप नोटिस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यू कैन ऑल्सो स्मेल अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। ओके, नेक्स्ट, रिएक्शन 1.19, 2FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो Fe2O3 सॉलिड फेरिक ऑक्साइड
प्लस SO2 गैस प्लस SO3 में एज अ प्रोडक्ट मिलता है। जब 2FeSO4 को यदि हीट किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। ओके, इन दिस रिएक्शन 1.19 ओके, you can observe that a single reactant break done to give simpler products। इस रिएक्शन में आप देख सकते हो ये FeSO4 जो है ये ब्रेक हो गया है, मतलब टूट गया है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस में। ओके, you can observe that a single reactant break done to give simpler products। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। ये FeSO4 7H2O जो है फेरस सल्फेट, ये वाटर को लॉस किया व्हेन हीटेड, जब इसको हीट किया गया, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, इसके में जो क्रिस्टल थे उसका कलर क्या हुआ? चेंज हो गया। इट देन डिकम्पोजेज, उसके बाद क्या हुआ? टूट गया टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड में टूट गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में टूट गया, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में ये टूट गया, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, मतलब ब्रेकडन हो गया। यहाँ पे FeSO4 ब्रेकडन होके Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस बनाया है। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड क्या है? सॉलिड है। व्हाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस, जबकि व्हाइल SO2 एंड SO3 क्या है? गैसेस हैं। ओके, नो, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में डिकम्पोजिशन होना मतलब टूटना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑन हीटिंग, हीट करने के बाद, इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? लाइम कहते हैं या क्विक लाइम कहते हैं। ओके, इट हैज़ मैनी यूजेज, इसके बहुत सारे यूज हैं। किसके? क्विक लाइम के, लाइम के, कैल्शियम ऑक्साइड के। ओके, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इसका यूज कहाँ पे होता है? सीमेंट की मैन्युफैक्चर बनाने में, सीमेंट बनाने में किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का, क्विक लाइम का उपयोग होता है। ओके, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है? जब रिएक्शन को हीट किया जाता है। ओके, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यदि हीट किया जाता है तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब थर्मल मतलब हीट होके डिकम्पोज हुआ है, टूटा है। यहाँ पे 1.20 में एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, CaCO3 जो कि लाइमस्टोन है। जब इसको हीट किया गया तो ये एज अ प्रोडक्ट दिया CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो CaO सॉलिड क्या है? क्विक लाइम है। ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, उसमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट डालना है। ओके, उसके पाउडर। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग्स। इस बॉइलिंग ट्यूब को होल्ड करना है किसे? टंग से, चिमटा से। एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम, इसको हीट करना है
फ्लेम से। ओके, जैसा कि एज शोन इन फिगर 1.5, जैसा कि फिगर 1.5 में दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, पूछा गया है। नोट डन द चेंज इफ एनी, आप नोट कीजिए यदि कुछ चेंजेज हो। ओके, यहाँ पे फिगर 1.5 में दिया गया है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, ये बर्नर हो गया, ये लेड नाइट्रेट हो गया, ये बॉइलिंग ट्यूब हो गया, और पेयर ऑफ टंग्स, ये क्या हो गया, टंग्स हो गया, चिमटा, जिससे कि टेस्ट ट्यूब को होल्ड किया गया है। ओके, अब इसको देखते हैं। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो है ब्राउन फ्यूम्स इमिशन हो रहा है, मतलब निकल रहा है। दिज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यह फ्यूम्स जो है, फ्यूम मतलब धुआं कह सकते हो आप, ये फ्यूम्स जो है क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस। ओके, नेक्स्ट हेयर रिएक्शन 1.21 2 PbNO3 हॉल्टवाइस सॉलिड लेड नाइट्रेट, लेड का क्या होता है, Pb, नाइट्रेट NO3 को हॉल्टवाइस कर दिए हैं, नाइट्रेट हो जाए। ओके, इसको जब हीट किया गया तो 2 PbO सॉलिड लेड ऑक्साइड, PbO मतलब लेड ऑक्साइड, प्लस 4 NO2 गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके, प्लस O2 गैस ऑक्सीजन फॉर्म्ड हुआ। ओके, लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। यहाँ पे दो एक्टिविटी दिया गया है 1.7 एंड 1.8, इसको आप देख सकते हैं। एक्टिविटी 1.7, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिज होल्स, insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 1.6. okay, connect these electrodes to 6 volt बैटरी। ओके, 6 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। fill the mug with water such that the electrodes are immersed, add a few drops of dilute sulfuric acid to the water। okay, take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes। okay, switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time। yes, you will observe the formation of bubbles at both the electrodes, these bubbles display water in the test tube। okay, is the volume of the gas collected the same in both the test tubes? Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully। next, test these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tubes। question, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर। यहाँ पे सावधानी ये बरतना है कि ये जो प्रयोग करना है ये टीचर के प्रेजेंस में ही करना है और ध्यान से करना है। व्हाट हैपन्स इन ईच केस, ये जो प्रोसेस किया गया है, एक्टिविटी किया गया है, इसमें क्या होता है। व्हिच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, इस मग में जो टेस्ट ट्यूब रखा गया है इसमें कौन सा गैस प्रेजेंट हुआ है, दोनों में प्रोड्यूस हुआ है, उस चीज़ को लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिगर 1.6 में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, यहाँ पे वाटर का क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है। यहाँ पे ये मग है, प्लास्टिक मग, ये हाइड्रोजन गैस है इसके अंदर, ये आधा इसमें क्या गया, वाटर फिल कर दिया गया है। यहाँ पे 2 नोजल से इसको ड्रिल कर दिया गया, होल कर दिया गया। ये बैटरी 6 वोल्ट का लगा दिया गया
और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड दोनों साइड लगा दिया गया है, इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ये है एनोड, ये है कैथोड, ये है स्विच। ओके, ये है ग्रेफाइट रॉड। ओके, ये हो गया टेस्ट ट्यूब। ये जो राउंड वाला है इसको हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ये ऑक्सीजन यहाँ पे थोड़ा सा खाली है ऑक्सीजन, और यहाँ पे आप बबल देख सकते हो। गॉट इट। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, एक में ऑक्सीजन है एक में ये हाइड्रोजन है। ये क्या हो गया, प्लास्टिक मग। तो ये जो एक्टिविटी करना है कैसे करना है, और सर के मतलब टीचर शिक्षक के प्रेजेंस में करना है, इसी को ध्यान रखना है। ये एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। 2 ग्राम क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है। इन अ चाइना डिश, किसमें, चाइना डिश में, जो कि ग्लास रहता है, आप देखे होंगे लैब में। व्हाट इज इट्स कलर, इसका क्या कलर है, इसको देखना है, नोट करना है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। इस चाइना डिश को क्या करना है, सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ देर के लिए रख देना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद ऑब्जर्व करना है इस चाइना डिश में जो सिल्वर क्लोराइड है इसका क्या कलर चेंज हुआ। ये फिगर 1.7 है, ये चाइना डिश है, ये सिल्वर क्लोराइड इसमें है, ये सनलाइट इस पर पड़ रहा है, मतलब फोकस्ड हो रहा है। यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। आप नोटिस करेंगे कि सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्रे कलर हो गया। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ओके, 2 AgCl solid in presence of sunlight gives 2 Ag solid plus Cl2 gas 1.22. okay, silver bromide also behaves in the same way. 2 AgBr solid in presence of sunlight, 2 Ags plus Br2 gas in reaction 1.23. The above reaction are used in black and white photography. What form of energy is causing this decomposition reaction? Okay, we have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity. For breaking down the reactants, reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. We have seen that decomposition reaction require energy. Decomposition reaction में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है either in the form of हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। फॉर ब्रेकिंग डन द रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में या तो हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन द टेस्ट ट्यूब, add 1 gram of ammonium chloride and mix with the help of glass rod। 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है टेस्ट ट्यूब में, एंड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड लेना है एंड मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड के हेल्प से इसको क्या करना है, मिक्स करना है। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम। ओके, पाम हथेली से इसके बॉटम को टच करना है। व्हाट डू यू फील, आप क्या महसूस करते हो, इन दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन हुआ है, आप यदि उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में टच करोगे अपने हाथ से तो आप क्या फील करते हो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है या एंडोथर्मिक, ये पूछा गया है। ओके,
नो वी विल डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेयर फिगर 1.2 आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल इज हेयर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इन टेस्ट ट्यूब, दिस इज अ थ्रेड धागा, टेस्ट ट्यूब इज देयर। एक्टिविटी 1.9 टेक 3 आयरन नेल एंड क्लीन दैम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। 3 क्या करना है, आयरन नेल लेना है और इसको क्लीन करना है रबिंग विद सैंड वाटर। सैंड पेपर से क्या करना है, इसको रब करना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, मार्क करना है और ए एंड बी। गॉट इट। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें क्या करना है, 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है और उसमें एक टेस्ट ट्यूब को ए से रिप्रेजेंट करना है और एक टेस्ट ट्यूब को बी से रिप्रेजेंट करना है। टाइड 2 आयरन नेल, उसमें 2 लोहे की कील को डालना है विद अ थ्रेड, धागे की सहायता से। एंड इमर्ज, इसको डुबो देना है। दैम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। फिगर 1.8 ए कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। यहाँ पे फिगर 1.8 में क्या किया गया है, एक असाइड में कंपेरिजन के लिए एक नेल रख दिया गया है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद क्या करना है, टेक आउट, बाहर निकाल लेना है आयरन नेल को। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। अब क्या करना है, कंपेयर करना है टेस्ट ट्यूब को फिगर ए और बी के दोनों से। 1.8 बी में जो प्रोसेस हुआ है और 1.8 ए में जो प्रोसेस हुआ है, दोनों से क्या करना है, कंपेयर करना है एक दूसरे को। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिपेड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद वन केप्ट असाइड। फिगर 1.8 बी। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 1.8 बी में आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर एक्सपीरियंस। यहाँ पे बिफोर आयरन नेल और आफ्टर ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन में रखे थे, दोनों को डिफरेंस किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बी, ये बी है, ये ए है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ये रिएक्शन ऑफ मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बी। ओके, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब ए, ये टेस्ट ट्यूब ए का सॉल्यूशन है। तो इसका आप कलर देख सकते हो, इसका कलर देख सकते हो। गॉट इट। ये बिफोर है, ये आफ्टर है। इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये रिएक्शन मिक्सचर, इसमें मिक्सचर है सिर्फ और सिर्फ। गॉट इट। इसका ये नेल है और इसका ये नेल है। गॉट इट। तो आप दोनों में कंपेयर कर सकते हो, आप इसके बाद रिजल्ट देख सकते हो। व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स? The following chemical reaction takes place in this activity. Fe solid plus CuSO4 aqueous copper sulfate. Fe solid जो नेल था आयरन नेल और CuSO4 कॉपर सल्फेट से रिएक्ट हुआ, देन उसके बाद ये फॉर्म्ड किया क्या, FeSO4 aqueous आयरन सल्फेट प्लस Cu सॉलिड। ये आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, ये जो है आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और इस पर एक कलर आ गया।
इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, आयरन हैज डिस्प्लेस्ड, आयरन क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया, हट गया, और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, यह क्या किया, दूसरे एलिमेंट को रिमूव कर दिया, रिमूव्ड, आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वह कम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस्ड कर देते हैं। तो इस तरह के जो रिएक्शन होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Zn हेयर 1.25, ZnS जिंक सॉलिड फॉर्म में, CuSO4 एक्वस कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस CuS। ये क्या हुआ है यहाँ पे, ZnSO4, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव, यहाँ पे जिंक और लेड जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन कॉपर, कॉपर से मोर रिएक्टिव है। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक लेड क्या किया, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर दिया। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, अपने कंपाउंड से क्या किया, डिस्प्लेस। जो मजबूत आदमी होता है वो कमज़ोर आदमी को हटा देता है, तो यहाँ पे जिंक और लेड जो है स्ट्रॉन्ग है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मोर है। यहाँ पे इक्वेशन 1.26 में आप देख सकते हो, Pb जिसको लेड कहते हैं प्लस CuCl2 एक्वस कॉपर क्लोराइड गिव्स PbCl2 एक्वस लेड क्लोराइड प्लस CuS। यहाँ पे क्या हुआ, Pb जो है CuCl2 कॉपर क्लोराइड से जैसे ही रिएक्ट किया तो Cu को क्या किया, डिस्प्लेस्ड कर दिया, हटा दिया, और PbCl2 से कंबाइंड हो गया, जुड़ गया। गॉट इट। नो वी विल डिस्कस अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी। एक्टिविटी 1.10 देखते हैं। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। इन अदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और एक अनदर मतलब एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। मिक्स द टू सॉल्यूशन, फिगर 1.9। इसको क्या करना है, सॉल्यूशन को एक दूसरे से मिक्स कर देना है। गॉट इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ये पूछा जा रहा है। यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। आप ऑब्जर्व करोगे कि एक व्हाइट सब्सटेंस जो है व्हिच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, जो कि इनसॉल्यूबल है मतलब घुला हुआ नहीं है वाटर में, इज फॉर्म्ड। दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रिसिपिटेट। यह जो व्हाइट सब्सटेंस है जो वाटर में इनसॉल्यूबल है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो जिसमें यह व्हाइट सब्सटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। यदि कोई भी रिएक्शन में ये प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस प्रिसिपिटेट, कोई भी रिएक्शन जिसमें यह प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस होता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। गॉट इट। हेयर रिएक्शन देखते हैं 1.27।
Na2SO4 aqueous sodium sulfate plus BaCl2 aqueous barium chloride gives BaSO4 solid barium sulfate plus 2 NaCl aqueous sodium chloride। Na2SO4 क्या हुआ, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से कंबाइंड हुआ। ये BaSO4 बेरियम सल्फेट का निर्माण किया प्लस 2 NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया, प्रोड्यूस किया। गॉट इट। व्हाट इज दिस, व्हाट कॉजेज दिस, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है। द व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड, BaSO4 क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट, इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 माइनस प्लस Ba2 प्लस। The other products formed in sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. यहाँ पे बताया गया है कि the white precipitate BaSO4 is formed. BaSO4 white precipitate यहाँ पे formed हुआ है। The reaction SO4 2 minus and Ba2 plus, SO4 2 minus और Ba2 plus ये रिएक्शन फॉर्म्ड हुआ है। द अदर प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट हुए हैं, फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड, प्रोडक्ट क्या फॉर्म्ड हुए हैं, सोडियम क्लोराइड, विच रिमेन्स इन द सोडियम इन सॉल्यूशन, जो कि सेम ही है, मतलब जो रिएक्टेंट में था वही प्रोडक्ट में है, सोडियम क्लोराइड में कुछ बदलाव नहीं हुआ। ओके। द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज, इस तरह की जो रिएक्शन में जो एक्सचेंज हुआ है, सोडियम क्लोराइड सेम है, प्रोडक्ट इसका फॉर्म्ड हुआ है सेम है, विच रिमेन्स, ओके, बट ये जो एक्सचेंज हुआ है Na2SO4 BaCl2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो BaSO4, मतलब यहाँ पे जो है NaSO4 है, यहाँ पे BaCl2 है, तो BaSO4 इसका Ba लिया है, इसका SO4 लिया है, गॉट इट, और इसमें से Na लिया है और इसमें से Cl लिया है। जहाँ पे दो तरह के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यदि रिएक्टेंट में दो प्रकार के एलिमेंट हैं, दो प्रकार के कंपाउंड हैं, यदि दो तरह के कंपाउंड रिएक्टेंट में है, यदि वो आपस में दो बार डिस्प्लेस होता है, एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाता है उसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट होना। ओके। नो, recall activity 1.2, where you have mixed the solution of lead, second, nitrate and potassium iodide. First, what was the color of the precipitate formed? Can you name the compound precipitated? Second, write the balanced chemical equation for this reaction. Third, is this also a double displacement reaction? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गॉट इट। नो, वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। एक्टिविटी 1.1 हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश को क्या करना है, हीट करना है, उसमें 1 ग्राम जो है कॉपर का पाउडर को रख के उसको हीट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे फिगर 1.10 में आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में फॉर्म्ड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। ये हो गया चाइना डिश,
ये हो गया कंटेनिंग ऑफ कॉपर, इसमें जो ये अंदर में रखा हुआ है ये क्या है, कॉपर का पाउडर है। गॉट इट। ये है वायर गॉज, इसको क्या कहते हैं, ये जो है इसको ट्राइपॉड कहते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड। ये क्या है, बर्नर, इसे हीट दिया जा रहा है। ये वायर गॉज है, इसके माध्यम से ये चाइना डिश के द्वारा हीट दिया जाता है किसको, कॉपर पाउडर को। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ये कॉपर का जो पाउडर है बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ये जैसे ही हीट होगा, गर्म होगा, ये इन्वायरमेंट एयर में जो ऑक्सीजन रहता है इससे रिएक्ट करेगा तो ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर जाएगा। क्योंकि हीट यदि हो रहा है तो आप जैसा कि जानते हो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही फ्लेम आग लग सकता है। व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, ये ब्लैक क्यों हुआ, ये पूछा जा रहा है, सब्सटेंस ये पदार्थ। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ कॉपर के साथ, एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ। 2Cu + O2 यदि हीट किए तो 2CuO फॉर्म्ड हुआ इन इक्वेशन 1.28। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड over this heated material CuO, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. If hydrogen gas is passed over this heated material CuO, यदि इस मटेरियल CuO जो है इसको यदि हम हाइड्रोजन गैस इसमें पास्ड करेंगे, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, जो ये हीट किया हुआ कॉपर ऑक्साइड है, इसको यदि हम हाइड्रोजन इसके ऊपर से पास्ड करवाएंगे तो द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, जो ब्लैक कोटिंग किया हुआ है ऑन द सरफेस, इसके सरफेस पे जो ब्लैक कोटिंग हुआ है ये टर्न्स ब्राउन, ये ब्राउन कलर में टर्न्स हो जाएगा। एज द रिवर्स रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जैसे पहले था वैसा हो जाएगा। टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, जैसे पहले था कॉपर एज इट इज वैसा हो जाएगा। यदि कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिला तो कॉपर ऑक्साइड बना हीट होने पे, बट यदि इसको हाइड्रोजन गैस पास्ट करवाया जाएगा इसके ऊपर से तो फिर ये क्या होगा, कॉपर ऑब्टेन आप कर सकते हो इसको। CuO + H2 हीट गिव्स Cu + H2O। ओके, इक्वेशन 1.29। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन गेन करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, रिएक्शन होते समय, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड होना। इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन, यदि कोई सब्सटेंस कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन को लॉस करता है ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन होने के दरमियान, इट सेड बी रिड्यूस्ड, तो हम इसे क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड कहेंगे। रिड्यूस्ड मतलब कमी होना, मतलब खुद कमी कर लेना। ऑक्सीडाइड मतलब किसी से ऑक्सीडाइड होना, मतलब जुड़ जाना, ऑक्सीजन से जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। गॉट इट। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन, यहाँ पे इस रिएक्शन में कॉपर सेकेंड ऑक्साइड किया हुआ है, ऑक्सीजन को लूज किया है, losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized.
और हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या किया गया है, गेन किया गया है, एंड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे आप दूसरी भाषा में कह सकते हो कि एक रिएक्टेंट जो हुआ है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, व्हाइल जबकि अदर गेट्स रिड्यूस्ड, दूसरा रिएक्टेंट जो है रिड्यूस्ड हुआ है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, रिएक्शन के दरमियान। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ 1.3O में आप देख सकते हो CuO है प्लस H2 को यदि हीट किया गया तो Cu प्लस H2O हुआ। CuO में Cu में कन्वर्ट हो गया और H2 H2O में। यहाँ पे H2 क्या हुआ है, ये H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब H2 में O जुड़ा है, लेकिन CuO में रिडक्शन हुआ है क्योंकि यहाँ पे से ऑक्सीजन जो है निकला है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। तो ZnO में O का क्या हुआ है, O निकल गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है Zn का, और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ है। MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है, तो ये यहाँ पे रिडक्शन हुआ है MnO2 का। लेकिन 4HCl 2H2O प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ है। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn। ZnO क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है और Zn फॉर्म्ड हुआ है। इन रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और Cl2 फॉर्म्ड हुआ है, वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस्ड। MnO2 में क्या हुआ है, यहाँ पे रिड्यूस्ड हुआ है और MnCl2 फॉर्म्ड हुआ है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड। अबव एग्जाम्पल, ऊपर जो एग्जाम्पल दिया गया है, इससे हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का गेन करना और हाइड्रोजन का लॉस होना, किसी भी रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का गेन करना और हाइड्रोजन का लॉस होना ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो इस तरह के रिएक्शन को यदि ड्यूरिंग रिएक्शन मतलब रिएक्शन होने के दरमियान यदि ऐसा कुछ होता है तो इस तरह के हम रिएक्शन को ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन, यदि कोई भी सब्सटेंस लॉस करता है ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन को गेन करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, रिएक्शन के दरमियान, इट इज रिड्यूस्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड कहेंगे। रिकॉल एक्टिविटी 1.1
Where a magnesium ribbon burns with dazzling flame in air, oxygen and changes into white substance, magnesium oxide is magnesium being oxidized. आप एक्टिविटी 1.1 को रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। वहाँ पे क्या हुआ था, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डैजलिंग फ्लेम इन एयर, ऑक्सीजन एंड चेंज इनटू व्हाइट सब्सटेंस। वो आस बन गया था। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया था और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या हुआ था, रिड्यूस्ड हो गया था। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट, हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एवरीडे लाइफ में कोई भी इफेक्ट जो होता है, क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह कुछ होता है? तो नो, इसमें एक कोरोजन के बारे में, इसके बारे में समझते हैं, इससे समझते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट यदि हम परचेज करते हैं बाहर से, मार्केट से, तो आयरन आर्टिकल जो जब न्यू रहता है तो शाइनी करता है, चमकता है, बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर आ जाता है। व्हेन लेफ्ट सम टाइम, यदि कुछ दिन तक यदि उस लोहे को इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, उस पर कोट आ जाता है एक, उस आयरन आर्टिकल पे। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं, इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे में जंग लगना। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर, हैव यू नोटिस्ड द कलर। और कुछ भी, और सारे भी बहुत सारे मेटल हैं जिसमें कि इस तरह की प्रक्रिया होती है, उसके कलर चेंज हो जाते हैं। हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। क्या आपने कभी कॉपर और सिल्वर के जो कलर हैं चेंज होते हुए आपने देखा, उस पर एक अलग तरह से कोट हो जाती है, मतलब एक लेयर बन जाती है। व्हेन अ मेटल इज अट्रैक्टेड by substances around it such a moisture, acids etc. जब कोई भी मेटल किसी भी सब्सटेंस अराउंड अ सच अ मॉइस्चर, यदि किसी मॉइस्चर के एसिड्स के कांटेक्ट में आता है, इट सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे ही कोई भी मेटल किसी मॉइस्चर, नमी, किसी एसिड, ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है, इसके ऊपर एक कोरोड मतलब एक परत जम जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन, संक्षरण कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। सिल्वर पे क्या होता है, ब्लैक कोट हो जाता है, और वहीं कॉपर पे ग्रीन कोट हो जाता है, मतलब ग्रीन कोट हो जाता है। यदि कॉपर का कोई बर्तन है या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है तो उस पर क्या होता है, ग्रीन कोट हो जाता है। आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। इसको भी हम कहते हैं क्या, कोरोजन कहते हैं। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स। कोरोजन के कारण ही
बहुत सारे कार की जो बॉडीज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, बहुत सारे ब्रिज जो होते हैं टूट जाते हैं। रेलवे के जो आयरन का जो रेलिंग रहता है उसमें कोरोजन हो जाता है। शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स जो भी मेटल से बने होते हैं उसमें कोरोजन होता है, मैक्सिमम मेटल में। गॉट इट। स्पेशली दोज ऑफ, स्पेशली किस में होता है? आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। आयरन में कोरोजन होना, संक्षरण होना, यह एक सीरियस प्रॉब्लम है, मतलब एक गंभीर समस्या है। एवरी ईयर एन एनोरमस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज आयरन। प्रत्येक साल बहुत सारे पैसे खत्म होते हैं, स्पेंट खर्च होते हैं इसी लोहे आयरन के जो भी सब्सटेंस होते हैं, आयरन के जो भी मटेरियल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना होता है उसको यदि डैमेज हो जाता है उसको एक्सचेंज करने में, रिप्लेस करने में। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आप कोरोजन के बारे में, संक्षरण के बारे में और भी पढ़ेंगे। नो वी विल डिस्कस अबाउट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बदबूदार। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? आपने देखा होगा यदि कोई भी खाने पीने की वस्तुएं होती है यदि बहुत दिन तक जिसमें ऑयल वगैरह रहते हैं, ऑयल कंटेनिंग और फैट वाले जो भी फूडी आइटम होते हैं उसको यदि आप गलती से यदि टेस्ट वगैरह कर लीजिएगा, बहुत दिन यदि वो इन्वायरमेंट में ओपन रखा हुआ है तो उसका टेस्ट जो होता है, उसका स्मेल जो होता है नॉर्मल फूड से डिफरेंट हो जाता है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, जब फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है, दे बिकम रेंसिड, वह बदबू देने लगता है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उसका सुगंध और टेस्ट, स्वाद जो है चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यूजुअली सब्सटेंस which prevent oxidation, antioxidants are added to food containing fats and oil। इसलिए कोई भी सब्सटेंस जो फूडी आइटम होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है और एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। इसलिए जो भी फूडी आइटम होते हैं उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके, मतलब कंटेनर कोई डब्बा में उसको एयर टाइट मतलब काफ़ी टाइट करके बंद करके रखा जाता है, जिससे कोई भी फूडी आइटम जो होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन यदि हो भी तो बहुत लेट से हो, बहुत टाइम के बाद हो, उससे खाना का वेस्ट बहुत कम होता है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? क्या आप जानते हैं चिप्स का जो पैकेट आता है तो चिप्स में के जो पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फुल फिल किया जाता है, बिकॉज वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीडाइज्ड न हो जाए, ऑक्सीडाइज्ड न हो जाए इसके लिए उसमें नाइट्रोजन फिल किया जाता है फूडी आइटम में। क्योंकि फूडी आइटम जो भी होते हैं चिप्स वगैरह या लेज, कुरकुरे, XYZ, उसमें ऑयल भी रहते हैं, फैट की भी मात्रा रहती है, तो रेंसिड होने की, बदबू देने की ज़्यादा चांस रहती है। इसलिए उसको एयर टाइट करके उसमें नाइट्रोजन फिल करके वो चिप्स के पैकेट को रखा जाता है। नो लेट्स सी व्हाट यू हैव
learned. Okay. A complete chemical equation represents the reactants, products, and their physical states symbolically. A chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and product sides of the equation. Equation must always be balanced. Okay. In a combination reaction, two or more substances combine to form a new single substance. Got it? Decomposition reaction are opposite to combination reaction. In decomposition reaction, a single substance decomposes to give two or more substance. Got it? Reaction in which heat is given out along with the products are called exothermic reaction. Okay. Reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. Okay. When an element displaces another element from its compound, a displacement reaction occurs. Yes. Two different atoms or groups of atoms ions are exchanged in double displacement reaction. Okay. Precipitation reaction produce insoluble salts. Okay. Reaction also involve the gain or loss of oxygen or hydrogen by substances. Okay. Oxidation is the gain of oxygen or loss of hydrogen. Reduction is the loss of oxygen or gain of hydrogen. Got it? Hope you will learn a new things. So friends, here is my class is end up. So thank you so much friends. Thank you so much. Love you friends.